गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है तलाश। तलाश पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन जो पढ़ा है अहमदनगर का किला, ठीक है, उसमें जो है नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी जब 1944 में अहमदनगर के किले में अपने बंदी जीवन में इस पुस्तक को लिखा था। तो पुस्तक का यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और उसका हिंदी में अनुवाद भारत की खोज। तो ये है। तो आज हम पाठ नंबर 2 शुरू करते हैं, तलाश। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक को खोलोगे, हम उसमें से साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और साथ में मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो अब इसका जो है तलाश पाठ है, इसका पहला भाग है भारत के अतीत की झांकी। क्या है? भारत के अतीत की झांकी, यानी भारत अपने अतीत में कैसा था उसके बारे में सारा अब हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ नेहरू जी बताएंगे, ठीक है। अब वो बता रहे हैं, यानी हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो कहते हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की और लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया है और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। क्या कहते हैं कि बीते हुए सालों में यानी शुरू से लेकर के आज तक मेरे मन में केवल भारत ही भारत रहा है, यानी मैं हमेशा भारत के बारे में ही सोचता रहता हूँ। और उसे समझने के लिए मैं अपने बीते हुए दिनों को याद करता हूँ, यानी जो पहले बीत चुका है, जो समय निकल चुका है, वो कहते हैं ना कि अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ और बचपन में लौट जाता हूँ, यानी तब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ भारत को समझने के लिए। अब बचपन के दिनों को याद करते हैं, लेकिन वो यादें थोड़ी धुंधली हैं, यानी जब हम अपने बचपन को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी तरह से याद नहीं कर पाते, वो हमें याद नहीं आता, लेकिन कुछ धुंधला सा रूप, यानी बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं और हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो वो कहते हैं मैं भी जो है इस भारत को जानने के लिए बचपन में चला जाता हूँ, अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि उस समय भारत कैसा था और लेकिन मेरे जो ताज़ा अनुभव हैं उन्होंने उसे कैसे संवारा था। यानी पहले जब मैं बचपन में जाता हूँ तब इसमें मैं क्या देखता था, मुझे क्या पता चलता है, और अब कैसा है भारत, ये सोचते हैं। आखिर ये भारत है क्या, यही सोचने के लिए वो बचपन से लेकर के आगे तक वो जाएंगे। आखिर यह भारत है क्या, अब ये उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है। और अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, यानी अतीत में ये बीते हुए समय में ऐसी इसकी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण इसका नाम था, यानी भारत का नाम था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, यानी ये एक बहुत शक्तिशाली देश था, ये इसकी विशेषता थी भी भारत बहुत शक्तिशाली देश था। लोग आपस में एकता पूर्वक मिलजुल करके रहते थे और सभी मिलजुल करके ही भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे। लेकिन उसने अपनी इस शक्ति को कैसे खो दिया था, उनमें जो एक शक्ति थी, एकता की जो भावना थी, वो कैसे खत्म हो गई थी। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? अब वो सोचते हैं भी क्या ये शक्ति, यानी जो एकता लोगों में थी, एक होकर के वो भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, क्या वो शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? मतलब जो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है,
ठीक है, ये तो एक विशेषता इसकी है ही, यानी कि इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी उसके पास कुछ ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके, जिससे आज भी जो है भारत के लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें, कुछ पा सकें, उससे कुछ सीख सकें? क्या ऐसा कुछ है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, यानी जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेरे तो खून में भारत ही रचा बसा था, यानी मैं सिर्फ भारत के बारे में सोचता था, मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब देखो, मैं भारतीय हूँ, हमेशा भारत के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वो सारा छोड़ दिया। एक बार भी मैं ये छोड़ देता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, इस बात को भूल करके मैं एक आलोचक की नज़र से भारत को देखता हूँ। मतलब कैसे देखना शुरू कर दिया उन्होंने? मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया है और वो भारत की आलोचना करेगा, तो भारत के बारे में, भारत में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उस समय पे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसकी शक्ति थी, वो कितना शक्तिशाली था, उसने अपनी शक्ति को कैसे खोई, तो ये सारा यदि कोई एक आलोचक यानी कोई दूसरा व्यक्ति आकर के सोचेगा तो वो कैसे सोचेगा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उसी तरह से स्वयं को भूल करके एक बार किसी आलोचक के नजरिए से भारत को देखना शुरू कर दिया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, और एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। अब वो कैसा आलोचक बनकर के सोच रहे हैं? जो पश्चिम के रास्ते से आया है और वहाँ की बहुत सी चीज़ों को वो पसंद भी नहीं करता, ऐसा आलोचक बनकर के वो सोच रहे हैं। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता, यानी जो पश्चिम से कोई आकर के उस भारत को देखेगा और उसके बारे में क्या सोचेगा, मैंने भी वैसा ही सोचना शुरू कर दिया। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, तो वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था, वह विशेष तत्व आखिर क्या है? अब वो कहते हैं कि यदि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं होता तो वो इतने समय तक मतलब टिकाऊ कैसे रह सकता था? अब वो जो टिकाऊ चीज थी वो क्या थी जो हमेशा जीवंत बनी रही और टिकाऊ रही? वो थी भारतीय लोगों की एकता, एकजुट होकर के लड़ने की भावना। अब भारत गुलाम था और वो इस गुलामी से आज़ाद होना चाहते थे, और इसके लिए सब लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का था, किसी भी धर्म को मानने वाला था, सभी एकजुट होकर के आपस में इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे, और तभी जो है ये भारत आज़ाद हुआ था। अब ये इसीलिए कह रहे हैं कि वो तत्व आखिर है क्या, मतलब वो तत्व क्या है? वो है एकता की भावना। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। अब ये सच में जाकर के वहाँ नहीं खड़े थे, सिर्फ सोच रहे हैं इस भारत को जानने के लिए। मतलब अब जो थी, लोगों ने जैसे जैसे लोग वहाँ पर आते थे तो ये सब कुछ लिखा गया था। अब वो वहाँ पर जाके सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं कि मैं जैसे मतलब मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा हूँ, ऊंचा सा होता है ना, मिट्टी का टीला सा, जो ऊंचाई जैसे पहाड़ सा होता है वैसे, तो उस पे खड़ा हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू जी सोच रहे हैं। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यहाँ आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। अब जो वो टीले पर खड़े हैं ना, मोहनजोदड़ो के टीले पर, तो उन्हें क्या दिख रहा है कि ये जो है इसके चारों ओर एक नगर बसा, ये नगर बसा हुआ है, और इसमें सुंदर सुंदर घर हैं, गलियां बनी हुई हैं, ठीक है, वो उन्हें दिखाई दे रहा है, यानी वो सब सोच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये 5000
भी पहले की सभ्यता है। देखो मतलब 5000 पहले कब से कह रहे हैं, जब 1944 में जब ये पुस्तक लिखी गई थी, तो उससे भी लगभग 5000 साल पहले की ये सभ्यता है। कितनी विकसित सभ्यता थी। तो उसकी इतने विकसित होने का कारण क्या था? उसका ठीक भारतीयपन, यानी भारतीय लोगों का आपस में जो एकता की भावना थी, जो मिलजुल करके रहने की भावना थी, तो वही उसका जो है उस भारतीय इस सभ्यता की विकसितता का कारण था। अब ये इतनी विकसित सभ्यता बनाई गई थी उस समय भी, मतलब कैसे गलियां बनाई थी, कैसे जो है घर बनाए थे, कैसे दुकानें कतारों में बनाई जाती थी, कितनी सुंदर सुंदर जगह थी। तो वो सब मतलब इतनी विकसित सभ्यता कैसी थी। और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है, यानी आधुनिक रूप में भी जो भारतीय सभ्यता है वही उस समय दिखाई देती है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5,000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रह करके। तो यानी नेहरू जी कहते हैं कि मुझे ये सवाल बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इतनी सभ्यता, ये सभ्यता जो थी विकसित रही थी और इसमें परिवर्तन भी होता रहा और ये विकास भी करती रही, यानी विकासशील भी रही और परिवर्तन भी होता रहा। अब ये सब जानने के लिए फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बराबर उसका निकट संपर्क रहा था। अब यानी कि वो पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद ही इनको पता चल रहा है भी इस सभ्यता के साथ किन किन का संपर्क रहा था। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों का, यानी वहाँ से ये सब लोग जो है आए थे और भारत ने उन्हें प्रभावित किया था और ये खुद भी भारत से प्रभावित हुए थे। और उसका सांस्कृतिक आधार कितना मजबूत था कि वह हिली नहीं। मतलब इतने लोग जो हैं बाहर के देशों के लोग यहाँ आए लेकिन उस सभ्यता को हिला नहीं सके, यानी कि उसका आधार कितना मजबूत था। अब वो सोचते हैं कि इस मजबूती का रहस्य क्या था। अब इस मजबूती का रहस्य जानने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं कि मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। अब इस मजबूती का रहस्य जानने के लिए उन्होंने भारत के विशाल ग्रंथ को और साहित्य को पढ़ना शुरू किया। तब मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। तब मुझे मतलब कि पढ़ने के बाद जो विचार थे, जैसी भाषा लिखी गई थी, जो जो उसमें लिखा हुआ था वो मुझे पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, यानी उसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। और मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। अब वो कहते हैं कि मैंने उनके साथ यात्रा की, मतलब वो वैसे नहीं कि उनके साथ चल रहे हैं यात्रा करने के लिए उनके साथ चले, नहीं, वो पढ़ रहे हैं जो भारतीय मतलब इतिहास और साहित्य को जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ के उन्होंने मतलब उनके साथ उनके बारे में जाना जो बिल्कुल सुस्पष्ट शब्दों में लिखा गया था। उन्होंने जो ये यात्रा की थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो इतिहास में लिखा गया था, वो नेहरू जी पढ़ रहे हैं। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बौरबदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा और फिर भारत ने इन देशों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी वो सारे भी वो पढ़ रहे थे। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। अब नेहरू जी क्या पढ़ रहे हैं, यानी हिमालय के बारे में, हिमालय से संबंधित कथाओं के बारे में। अब जो कथाएं वो पढ़ रहे हैं वो जो है वो कह रहे हैं कि उन कथाओं ने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। फिर आगे वो क्या पढ़ रहे हैं कि पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उसके और विशेष रूप से आकर्षित किया। अब वो नेहरू जी का जो पढ़ रहे हैं ना, कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं और अन्य नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं और ये नदियाँ कैसे मैदानों में बहती हैं, मैदानों से बह कर के आगे निकल रही हैं और कैसे जो है
हमारे देश का नाम इंडस और सिंधु नदियों के नाम पर पड़ा। इंडस के नाम पर इंडिया और सिंधु के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। और कैसे इन नदियों को पार करके हजारों जातियां, कबीले, काफिले और फौजी यहाँ आती रही, भारत देश में आते रहे हैं। और ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। ये पुरानी कहानियाँ आज भी जीवित हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सारे जो बातें हैं, जो लोग मतलब नदियों से प्रेम करते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में उन्होंने पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा, और ये आज भी वैसा ही सब कुछ हो रहा है। मतलब जैसे पहले लोग जो है, अब हम कहें कि गंगा नदी को माता स्वरूप माना जाता है, नदियों को माता स्वरूप माना जाता है, तो ये बहुत पहले से ही ऐसा माना जाता है और आज भी वैसा ही माना जाता है। अब भारत की जो नदी है ना गंगा, तो बहुत पहले से वो लोगों के मनों पर राज करती रही है, लोगों के दिलों पर राज करती रही है, आज भी वैसे ही है। अब ये प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। यानी प्राचीन काल से लेकर के आज तक गंगा को माता के समान पूजा जाता है। अब फिर वो आगे क्या लिखते हैं कि मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अब वो जो इतिहास को पढ़ रहे हैं ना, जो कि लिखा गया है, जो दूसरे देशों से लोग आए थे, उन्होंने भारत के बारे में जाना और उसे लिखा, तो वो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर मैंने अब ये पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों, मूर्तियों इनको देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को यानी देखा मतलब पढ़ा, आगरा, दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतें, उसके बारे में जाना। फिर मैं अपने ही शहर इलाहाबाद में या हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है, वो मतलब इतने सालों पहले भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। तो जैसे हजारों वर्षों से हमारे पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे। ठीक है, मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ लोगों, दूसरे लोगों के द्वारा लिखे हुए इन वर्णनों के बारे में पता चला। यानी 1944 में जब ये पुस्तक लिख रहे थे तब की बात कर रहे हैं कि 1300 साल पहले चीनी यात्री भारत में आए थे और उन्होंने ये सब कुछ लिखा था। लेकिन अब ये मेले थोड़े पुराने पड़ चुके हैं और अनजाने ही प्राचीन काल में गुम हो गए। लेकिन अब भी वह मेले वैसे ही लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इनका प्रभाव कम हो गया है। अब उन्हें ये पढ़ने के बाद उनके मन में ये बात आ रही है कि ऐसी कौन सी आस्था थी कि गंगा नदियों को माता माना जाता है, आज भी वो मेले लगते हैं, लोग स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा में, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करते हैं। तो ऐसी कौन सी आस्था थी जो लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मतलब लोगों में ऐसी कौन सी आस्था थी कि लोग आज भी गंगा के प्रति उसी प्रकार से आकर्षित होते हैं जैसे पहले प्राचीन काल में होते थे। मेरे अध्ययन के पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। यानी जब मैंने ये इतिहास को, इस साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो मुझे सब कुछ वो दिखाई देने लगा कि अतीत में भारत कैसा था। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध करने लगा। अब मैं अपने मन में अब सोच रहा था ना कि भारत कैसा था, भारत की प्राचीन शक्ति क्या थी, कितना शक्तिशाली देश था, उसने अपने शक्तिशाली को कैसे खो दिया था। अब खोया कैसे था शक्ति को अपने, यानी कि उसमें थोड़ा सा ये था, लोगों में वैसे तो एकजुटता की भावना थी, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति कम होती गई क्योंकि लोगों में स्वार्थ की भावना आती गई। अब अंग्रेज राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों के राज करने पर क्या था, निम्न वर्ग के जो लोग थे वो बेचारे गरीब थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, पैसे वाले थे, वो कुछ नहीं, वो उनके साथ मिल जाते थे। गरीबों के पास इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वो उनका मुकाबला करते, अंग्रेजों का। बेचारे मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो पिस जाते थे। तो इस तरह से ही उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी सी अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया था। तो क्या वो पूरी तरह से खो दिया था? लेकिन वो पूरी तरह से नहीं खोया था, क्योंकि अब भी यानी 1944 में भी लोग एकता की भावना रखते थे और एकजुट होकर के भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे।
इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी, और अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। मतलब अतीत में भारत कैसा था, वैसे सजीव चित्र, यानी यदि मैं सोचता हूँ या किताब में पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ मेरे सामने ही घट रहा हो, मेरे सामने घटित हो रहा हो। जब भी मैं किसी जगह जाता तो उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। मतलब मैं जब भी पढ़ता था, अब मान लो हम कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियाँ, घाटियाँ, वो सब जो है सामने दिखाई देने लगती थी, ऐसा लगता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ रहे थे। यानी महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे वो उपदेश को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मुझे महात्मा बुद्ध की आवाज़ सुनाई दे रही हो और मैं उन उपदेशों को सुन रहा हूँ। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। अब जो उन्होंने अशोक स्तंभ पर जो लेख पढ़े थे तो वो पढ़ करके भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जो है अशोक के जो राजा हैं उनके बारे में वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके बारे में ही उन्हीं को सुन रहा हूँ। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। अब फिर उन्हें क्या लगता है, पढ़ते पढ़ते जब वो फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये लग रहा था कि जैसे अकबर वो राजा है वो अपने साम्राज्य को बुला करके विभिन्न विद्वानों के साथ बैठ करके वाद विवाद कर रहा है, यानी बातचीत कर रहा है। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा है। मतलब अकबर बहुत जानने की इच्छा रखने वाला है और इस भाव से वो जो है अपनी समस्याओं का समाधान तलाश कर रहा है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास की 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो बच्चों, इसका जो है एक भाग भारत के अतीत की झांकी, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या सोचा वो मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों, आप इस पढ़ोगे इसे और साथ में यदि ये वीडियो देख करके थोड़ा सा जानने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा भाग है भारत की शक्ति और सीमा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।